दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा नहीं कि धनतेरस है इसका मतलब आप अपने पढ़ाई को छोड़ दोगे और सिर्फ धनतेरस को ही लेकर इस पूरे दिन को जश्न के रूप में मनाओगे। तो धनतेरस को बस मद्देनज़र में रखते हुए 1-2-4 मिनट के लिए बस ब्रेक ले लो, उसके बाद आप अपने स्टडी में लग जाओ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का। आप जान रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और वो नहीं, हम आपको पूरा अपना ओवरव्यू देते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे एसएससी जीडी का आपको कई बार बोलें कि एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एसएससी एक बॉडी है जो उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए किसी दूसरे को देती है। तो एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो आपका टीसीएस कंपनी करवाती है, और वही टीसीएस कंपनी आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी के भी। तो देखिए, टीसीएस का सवाल जो है सो रेलवे में जो पूछेगा जीएस, वो आपका एसएससी जीडी में पूछ सकता है। कई क्वेश्चन ऐसा देखें कि एसएससी में जो पूछा है वो रेलवे में पूछा है, और रेलवे में पूछा है वो एसएससी में पूछा है। तो हम पूरा कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, अपना जो खुद का एफर्ट्स करके सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, वो सारा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं पिछले दिन के भांति, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है, और बोल रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकल रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर आप इंसान हैं और आपके जैसा ही एक और इंसान आर्टिफिशियल तरीके से आनुवांशिक रूप से बना दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे दोस्त क्लोनिंग। क्लोनिंग का देखिए इसका मतलब भी होता है कि एक दूसरे के सादृश्य एकदम समान, पूरा एकदम समान हो जाए, उसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। प्रजनन का मतलब आप सभी जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, और उसमें अगर री लग जाए, जैसे नहीं होता है रिवाइज, तो भाइज के पहले री लग गया मतलब क्या? बार बार किसी चीज़ को पढ़ना। उसके बाद होता है रिपीटेशन, मतलब किसी चीज़ को बार बार पढ़ना, उसको भी रिपीटेशन बोलते हैं। समझ रहे? रिमेंबर, किसी को बार बार मतलब याद करना रिमेंबर कहलाता है। तो री अगर किसी के पहले लग जाए तो समझिए कि वो प्रतिक्रिया जो वो बार बार हो रहा है। तो प्रजनन को देखिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से बार बार उस चीज़ को निर्माण किया जाए, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे लेडीज़ का काम होता है बच्चा पैदा करना, तो वो एक प्रकार का समझिए रिप्रोडक्शन का काम करती है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? जो आप फोटोकॉपी मशीन में करते हो उसे। प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये एग्जाम में कई बार आता है कि पेड़ पौधे भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। और देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे क्यों होते हैं? तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको हम बाद में क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा 25 उसके बाद बताएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम आपको कई बार बोलें, जो बोलेंगे वो कन्फर्म मतलब होगा नहीं हो। देखिए आपको कई बार बोले कि कभी कभी याद कर लो कैल्शियम का जो होता है प्रतीक क्या होता है, आयरन का प्रतीक क्या होता है। कैल्शियम को कैल्शियम बोलते हैं, आयरन को लोहा बोलते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है। कुछ चीज़ जो है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और वैसा ही चीज़ पूछता है, जैसे सोना का कई बार पूछ देगा आपको, आयरन का कई बार पूछेगा आपको, चांदी का कई बार पूछेगा कि इसका प्रतीक क्या होता है। क्योंकि इसलिए पूछता है ना, जैसे हाइड्रोजन बोलते हैं तो H से हाइड्रोजन और H से इसका प्रतीक हो जाता है H। तो ये सिंपल वन नहीं पूछेगा, वो जानता है कि बता देगा खचाक से। नाइट्रोजन में देखिए NITROGEN होता है तो उसका प्रतीक N हो जाता है। तो ए भी नहीं पूछेगा, आपको पूछता कौन कौन है, सो पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अभी सवर्ण दिख रहा है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड। एक चीज़ ये वाला पूछता है, मेरा मकसद आपको आंसर बताना नहीं, बार बार हमारा यही रहता है, इसीलिए हम आपको 25 क्वेश्चन करवाने के लिए 2-2.5 घंटा हम इस पर स्टडी करते हैं। क्या हम आपको दे सकते हैं बेस्ट? अगर आंसर सीधा बोलना रहता तो बस 25 मिनट का 25 क्वेश्चन है, 10 मिनट पढ़ते हैं, आंसर आपको बता देते हैं, हमको 2-2.5 घंटा तक रिसर्च करना ही नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मकसद आपको क्वेश्चन बताना नहीं, इससे रिलेटेड कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, क्या आने का संभावना है, मेरा मेन मकसद यही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको गोल्ड के बारे में पूछता है कि गोल्ड का बताइए भैया इसका प्रतीक क्या होता है, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है।
प्रतीक सिंबल आप समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम कुछ है तो उस नाम के पहले जो होता है, जैसे मेरा नाम पिंटू, तो हम अपना प्रतीक को पी मान सकते हैं। वैसे ही जो हुआ, जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों को खोजना स्टार्ट किया, हाइड्रोजन खोज दिया, नाइट्रोजन खोज दिया, हीलियम खोज दिया, आयरन खोज दिया, तो इसका कुछ प्रतीक शॉर्ट नाम रखने का प्रयास किया, समझे कि नहीं। तो वही सबसे पहले आपको गोल्ड का पूछता है, इसके बाद आपको एक चीज और पूछता है, उसका नाम है सिल्वर, और एक चीज और इसका जिसका नाम हो जाता है आपका आयरन। ये तीन चीज आप अपना दिमाग में ऐड रखिए, कई बार रिपीट करता है ये सब तीनों। बताइए गोल्ड का आणविक सूत्र क्या होता है, या फिर आणविक सूत्र का मतलब वही हो गया, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए गोल्ड का जो सिंबल होता है मेरे दोस्त, वो होता है आपका AU होता है, AU, ठीक है। देखिए AU जो है ना, सो एक प्रकार का ग्रीक या लैटिन वर्ड है, हमको थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, और वहाँ पे इस वर्ड का खोज हुआ। लेकिन इंडियन वाले, हम आपको कई बार बोलते हैं कि इंडियन वाले बहुत कम चीज़ों का खोज किए। यहाँ के लोगों को ज्ञान उसमें ज़्यादा नहीं था, यहाँ के लोग धर्म पे ज़्यादा विश्वास करते थे, यहाँ के लोग मतलब कुछ चीज़ का आविष्कार कम कर पाए हैं। तो सारे चीज़ जो है सो वेस्टर्न जो होता है ना, वेस्टर्न क्षेत्र, इधर आपका हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, तो पश्चिम वाले यूरोप वाले सारे कुछ अधिकतम चीज़ों का खोज किया है। तो उन लोग इंग्लिश में सब कुछ खोज किए, तो उसका नाम, उसका जो प्रतीक रखे हैं वो इंग्लिश में रखे थे। तो स्वर्ण का जो होता है प्रतीक वो होता है AU। इसी तरह से सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका AG। क्या होता है मेरे दोस्त, AG होता है। और आयरन का जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या होता है, वो कितना होता है, तो इसका होता है हमारा 26। यहाँ से अगर आपको पूछ ले कि सिल्वर का बताइए भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी परमाणु संख्या क्या होता है, तो इसका होता है 47, यानी कि 47। ये रेलवे का साइंस सेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, कई बार एग्जाम इससे रिपीट करता है। और गोल्ड का देखिए आपको बताएं कि इसका जो प्रतीक होता है वो होता है AU, और इसका अगर आपको एटॉमिक नंबर पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका 79 या 78 में, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा क्या होगा। सो इसमें थोड़ा सा डॉट है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका G है इसका मतलब गैलियम हो गया, AU का मतलब गोल्ड हो गया, यहाँ पे AL का मतलब एल्युमिनियम हो गया, और AG का मतलब यहाँ पे चांदी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पे है, खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक से है, यानी कि अर्थशास्त्र। एक चीज को आप भुला नहीं सकते, इकोनॉमिक से आपका 25 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। आपको बताएंगे कैसे आता है। सो लड़का लोग समझ नहीं पाता कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, सिर्फ उसको देखता है। तो आप अगर बाइफरकेट करना समझ जाओगे, अगर आप समझ जाओ कि ये हमारा माथा है, यहाँ से नीचे पेट है, उसके नीचे में आपका टांग है, तो आपको एकदम आसानी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच देंगे कि हमारा क्वेश्चन ना जानते हुए भी सही हो जाए। तो आप पहले बाइफरकेट कीजिए कि इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कहाँ का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए इकोनॉमिक का है, और इकोनॉमिक में मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं आई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं को लॉन्च किया गया है। अब जैसे कि बहुत सारे चीज़ आते हैं गवर्नमेंट से, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक में लोगों को पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक का मतलब ये पैसा कौड़ी से संबंधित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का मतलब क्या हो गया, खुद से रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कोई हो गया, योजना हो गया, ये सब चीज एकदम पक्का इकोनॉमी का सेक्टर में जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत क्या किया जाता है भैया, सारे लोगों को गैस सब्सिडी दिया जाता है, BPL कार्डधारी को। गरीबी विरोधी कार्यक्रम, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय का क्या भैया इसका लक्ष्य है, प्रधानमंत्री ने एक विचार किया था सांसद में कि जितने भी सांसद हैं उन लोगों को प्रत्येक साल जो है ना, सो एक किसी गांव को सेलेक्ट करना है और उस गांव के डेवलपमेंट में आप लोगों को सहायता करना है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट वैसा होता नहीं, जिस योजना का सफल मोदी सरकार के द्वारा हो नहीं पाया, तो इसे मत पढ़िए, सिर्फ ये बात को पढ़िए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वरोजगार को पैदा करना, खुद से रोजगार को क्रिएट करना, खुद से रोजगार को जनरेट करना था, ठीक है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार ने हमें अभी तक 100, 200 सेट, 300 सेट में देखें, कम से कम 8-10 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन, देखिए लौह को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, तो आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो भैया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और इसी का प्रतिमा गुजरात में बनाया गया है। किसका प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा। और 182 मीटर इसका जो ये स्मारक है सो ऊंचा है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। और कहाँ पे भैया? गुजरात में। देखिए एक चीज़ और पूछता है, जैसे इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल यहाँ लिखा है लेकिन हम सरदार बोल दे रहे हैं, इसलिए इसके नाम के आगे जो सरदार लगा ना सो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे जो सरदार का उपाधि दिया गया है वो कौन दिया है? तो इसको दिया था भैया बारदोली की महिलाओं ने सरदार का उपाधि। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है इससे रिलेटेड कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? तो आज आप देखोगे ना तो 2 नवंबर है, इसके पहले अक्टूबर हम लोगों को था, तो 31 अक्टूबर को आज रखिएगा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिवस मनाया जाता है। कब भैया? 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, एक को लद्दाख और एक को जम्मू। ये भी बात को आप आराम से याद रखिएगा। और अभी आपको करंट में बताना है कि बताइए जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, ये दोनों जगह में जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठाया गया है, उप राज्यपाल को बैठाया गया है, वो अभी वर्तमान में कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका करंट अफेयर का भी चेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू है भैया, तो ये आपका प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर माना जाए तो जवाहरलाल नेहरू का था। बाल गंगाधर तिलक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश को आज़ाद करवाने में। और मोहनदास करमचंद गांधी को तो आप सभी जानते हैं, इसका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। और ये 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था, एक अहम भूमिका निभाता इस देश को आज़ाद करवाने में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और हम लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आता है, तो याद करने की बात कहाँ आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आप करंट अफेयर का सवाल आपसे पूछेंगे। चुनाव आयोग जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। देखिए एक चीज़ लड़का लोग कंफ्यूज करता है, जब भी ये कमीशन का नाम सुनता है ना तो ये कमीशन कभी कोई सुन लेता है, सोच लेता है ऐसा कमीशन जो कोई मान लीजिए कि आप किसी का सामान बेचवा दे रहे तो वहाँ पे जो कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन यहाँ पे नहीं होता, आयोग होता है इसका मतलब कमीशन का हिंदी। अब बोलोगे भैया कमीशन होता क्या है? तो देखिए अगर सरकार को बहुत बड़ी कोई निर्णय लेनी हो तो उसमें सरकार क्या करती है, कुछ अच्छे अच्छे ऑफिसर्स का टीम बनाती है और वो जो टीम बनाती है उसका कोई नाम रखा जाता है और उसके लास्ट में कमीशन में समझिए एक प्रकार का संगठन है जिसके अंदर कुछ कुछ ऑफिसर्स काम करते हैं सरकार के हित में। तो देखिए चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना होता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो समझिए, पहले आप चुनाव आयोग समझ गए। चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए चुनाव आयोग का, देखिए चुनाव आयोग का प्रमुख क्या हो गया, अभी जो वर्तमान में कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन आपको बताते हैं चुनाव आयोग में 3 मेंबर होते हैं। इसमें से एक होता है भैया हमारा मुख्य मेंबर और 2 जो होता है वो उसके सहायक मेंबर होते हैं। लेकिन बोल रहा है चुनाव आयोग का प्रमुख का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे दोस्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप गौर करोगे तो चुनाव आयोग हमारा दिमाग में क्लिक करता है और ये देखिए चुनाव आयोग जो है सो हमारे संविधान के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के बदौलत ही हमारे राज्य में हमारे देश में चुनाव होता है और इसी के माध्यम से सांसद और विधायक चुने जाते हैं और यही लोग जाके कोई एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं। तो चुनाव आयोग का इम्पोर्टेंस हमारे संविधान के दृष्टिकोण से, हमारे देश के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। तो चुनाव आयोग का चर्चा बोलेगा कि हमारे संविधान में कहाँ पे है, तो इसका चर्चा हमारे संविधान में है 324 से लेके 329 के क तक। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का चर्चा 324 से 329 के क तक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास यहाँ पे है, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इसे गूगल कर सकते हैं और आपको जब कल बताएंगे तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होता है, चुनाव करवाना होता है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। तो देखिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाना यानी कि डायरेक्ट चुनाव करवाना, ये इसका बहुत बड़ा, डायरेक्ट इलेक्शन करवाना जो है वो चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा कार्य होता है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण, देखिए चुनाव जब हो रहा है भैया तो उसमें धांधली नहीं होना चाहिए, किसी को गलत तरीके से वोट नहीं देना चाहिए, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसका जो सारा संचालन और नियंत्रण करता है ये चुनाव आयोग का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। चुनाव का निरीक्षण करना भी इसी में आ जाता है, लेकिन स्थानीय चुनाव न करना ये इसका महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। बात सही है। देखिए अभी आप देखोगे तो अगर आप झारखंड से या फिर बिहार से बिलोंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्थानीय लेवल पर चुनाव हो रहा है, मुखिया का हो रहा है, जिला परिषद का हो रहा है। तो इसमें जो कहिएगा कि जिस तरह से सांसद का चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग काम करता है, विधायक का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग काम करता है, तो क्या यह जो मुखिया और यहाँ पे जिला पंचायत है इसका भी एक चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का काम होता है? नहीं, इसका जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग का काम होता है कि राज्य के अंदर जो होने वाली होती है मुखिया का चुनाव या फिर आपका जिला परिषद का चुनाव, ये सब जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं वो बड़े पदों को नहीं दिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग जो पूरे देश लेवल का होता है उसको इसका भार नहीं दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि स्थानीय चुनाव न करना चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, क्योंकि स्थानीय चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये तो बोले कई बार रिपीट करेगा, फसल से रिलेटेड कौन है रबी फसल, कौन है आपका रबी फसल के बाद एक होता है खरीफ फसल, तो कौन है रबी फसल, कौन है खरीफ फसल? तो आपको ट्रिक भी बताएं कि रबी को ठंडा लगता है, रबी एक प्रकार का लड़का है उसको ठंडा लगता है। ठंडा कब लगता है? तो अक्टूबर नवंबर के महीना में लगता है, और अभी देखिए नवंबर चल भी रहा है। तो इसका जो रबी फसल का जो खेती होगा वो कब होगा? तो अक्टूबर और नवंबर के महीना में होगा। याद करना कितना आसान है, सो आप समझो अगर लॉजिक आप लगाते हो तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्टूबर और नवंबर। रबी फसल खरीफ फसल एकदम दिमाग में आपका रहना चाहिए। और मिट्टियाँ कई प्रकार की जो होती है, लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, जो मिट्टी भी है ना 3-4 इसको भी आप दिमाग में ऐड रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 में है क्या? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। देखिए गुड़िया कोई लड़की का नाम नहीं समझिएगा, गुड़िया को इंग्लिश में लोग बोलते हैं डॉल, यानी कि खिलौना। ठीक है, तो बोल रहा है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। और भारत का सबसे बड़ा गुड़िया संग्रहालय यानी कि गुड़िया म्यूजियम यानी कि डॉल म्यूजियम कौन सा है? तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया म्यूजियम है, यानी कि संग्रहालय है, और ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। और इसको स्टार्ट किया गया था शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा, इसीलिए इसका नाम रखा गया शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बिस्मिल्लाह खान के बारे में अगर आप क्लास 6-7 में इंग्लिश पढ़ते होंगे एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के बारे में चर्चा है। कितना मधुर ये जो है सो शहनाई को बजाते हैं, और इस पूरे महाद्वीप में, इस पूरे भारत देश में इनका जो शहनाई का जश्न है पूरा एकदम हर लोगों को पता होता है। तो देखिए खालिस्तान भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिस्मिल्लाह खान। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न की उपाधि मिली है, तो कौन से वर्ष इसको भारत रत्न की उपाधि मिली है? तो भैया इसको 2001 ईस्वी में भारत रत्न की उपाधि मिला है। भारत रत्न इसको दिया गया है, जो अगर बोला जाए तो देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है,
यानी कि देश में दिया जाने वाला, लोगों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न ही है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को देखते हैं ना, कभी कभी 3-3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है। तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को तो भारत रत्न से सम्मानित किया ही गया था, लेकिन 2001 में आप कहोगे तो ये आपका लता मंगेशकर जी हैं, जो म्यूजिक की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इसी का जो सिस्टर है आशा भोसले, तो ये आप याद रखिएगा कि इसका आशा भोसले का बहन का नाम क्या भी बोले, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि आप कह सकते हो 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, पहला बिस्मिल्लाह खान और दूसरा लता मंगेशकर को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप देखोगे अंग्रेजों का हमारे देश में प्रवेश हुआ, उसके बाद से कई सारे क्रांतिकारी मतलब क्रांतियां हुआ, कई सारे लड़ाई झगड़े हुए, उसमें से 2 लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सबसे पहला पलासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पलासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था भैया पलासी का युद्ध। यहीं से आपको एक चीज़ और पूछ लिया जाएगा कि बताइए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ये दोनों देखिए कितना डिफरेंस है, 7 साल का मात्र डिफरेंस है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, लड़का इसमें कन्फ्यूज भी होता है। तो देखिए बक्सर का अगर आपको युद्ध पूछ लिया जाए ना, बक्सर का युद्ध पूछ लिया जाए तो ये आपका 1764 ईस्वी में मतलब कि हुआ था। अब देखिए इसको आद कैसे रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग सेक्टर होता है इसे आद करना। आप देखोगे ना तो पलासी को यहाँ पे रीजनिंग लगाओगे, आप रीजनिंग से किस तरह से जीएस का सवाल सॉल्व करोगे उसको आप देखना। यहाँ पे पलासी लिखा हुआ, तो पलासी को हम PLASI मान लो कैसे लिखेंगे, और पी का यहाँ पे अगर कोड देखेंगे वर्णमाला में तो इसका कोड होता है भैया हमारा 16। कितना होता है 16, आप सभी जानते हैं। अब इस 16 में आप देखोगे ना तो 16 में 6 और 1 यहाँ पे है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो बनता है 7। तो जौन से युद्ध के लास्ट में 7 होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो 1757 या 1857 मारिएगा नहीं, क्योंकि ये भैया कॉमन चीज सब जानता है कि यहाँ पे हुआ था ये दूसरा विद्रोह, इसके बारे में सबसे बड़ा क्रांति था। तो 1857 आदमी मारबे नहीं करेगा। 1957 में तो देश आज़ादी हो गया था, लॉजिकली इसको नहीं मारिएगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूज करेगा ना 1757 और 1764 में, वहाँ पे आपको सहायता होगा कि पलासी का युद्ध 1757 में कैसे हुआ था। तो पी का जो कोड होता है वो 16 होता है, इसमें अगर 6 और 1 को जोड़ते हैं 7 होता है। तो देखिए 7 यहाँ 1757 में आ रहा है लास्ट में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1764। अब इस तरह बक्सर याद करना है, तो बक्सर का कोड देखोगे तो बक्सर में बी यहाँ पे आ जाता है 2, और 2 का अगर डबल कर दोगे तो यहाँ पे 4 होता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया था। तो इस तरह से कहीं कहीं लॉजिक लगा के आप आंसर मार सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ये आपका करंट अफेयर सेक्शन है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी, तो ये आपका न्यूटन था, 2017 में बना हुआ फिल्म था। अब 90वें ऑस्कर के लिए इसको भेजा गया था 2018 में, तो ये करंट अफेयर का है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक चीज़ आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बताइए फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वो आपका ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका देखिए स्टैटिक जीके है। वैश्विक प्रतियोगिता में, वैश्विक प्रतियोगिता मतलब विश्व में जो होता है कंपटीशन खेल का, उसका बात कर रहे हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी, तो ये थी भैया दीपा कर्माकर। कौन थी? दीपा कर्माकर। ये 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीती थी और उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है, तो इसीलिए ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है दीपा कर्माकर के बारे में। इनका जन्म 1993 में हुआ था और अभी इसका उम्र कितना हो गया होगा कि 27-28 हो गया है, तो इसका उम्र अभी 28 साल है। और ये रहने वाली शायद पश्चिम बंगाल की, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उतना डिटेल आपको पूछेगा नहीं, लेकिन एक होता ओवरव्यू जानना किसी चीज़ के बारे में, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे तो काम देता है। तो दीपा कर्माकर को आप याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन एकदम लिख लीजिएगा हाथ में कि आता ही आता है, कोई सा भी एग्जाम वो कन्फर्म एनी हाउ आएगा ही। जाइलम और फ्लोएम का काम पौधे में क्या होता है? तो यहाँ पे बोल रहा है खाली स्थान पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। देखिए, पौधों में 2 तरह का परिवहन होता है। एक होता है कि भैया भोजन का परिवहन, जिससे कि आप पानी पी रहे हैं, क्या पानी पी के आप जिंदा रह पाएंगे? कहोगे भैया पानी पी के जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्यास बुझाता है और हमारे शरीर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को रिएक्ट करवाता है, लेकिन इसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसी तरह पेड़ पौधों में होता है। क्या पेड़ पौधों के सिर्फ पानी देंगे तो पेड़ पौधा सही बना रहेगा? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा बना। तो पेड़ पौधों को भोजन भैया चाहिए ही चाहिए, और उस भोजन को मतलब कि डाइजेस्ट करने के लिए पानी की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे आप कह रहा है क्वेश्चन कि पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो कौन करता है मेरे दोस्त? तो जाइलम करता है। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए पेड़ पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो ये भैया आपका जो होता है फ्लोएम का कार्य, ये आपका खाद्य सामग्री को यानी कि फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है पूरे पेड़ के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, लोकतंत्र में यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार में सत्तारूढ़ जो यानी कि चुनाव जीतता है, दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब किसको वो ज़्यादा वैल्यू देता है? तो वो वैल्यू देता है भैया लोगों को यानी कि पब्लिक को। क्या जो आदमी चुनाव जीत गया वो नेताओं को वैल्यू देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको वोट दिया जनता, तो वो जनता के बारे में सोचेगा। विपक्ष के बारे में उसका कोई कार्य नहीं होता, न्यायपालिका के बारे में भी कोई रिलेटेड नहीं है, नेता के बारे में कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोगों के। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये बुक कई बार आ चुका है रेलवे और एसएससी में। पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शशि थरूर। शशि थरूर जो है भैया एक इंग्लिश राइटर हैं। ये इसका बुक ये जो राइटर है ना शशि थरूर, ये हमेशा अपने वर्ड के मतलब कोई सेंटेंस को बोलने के तरीके से बड़ा मतलब कह सकते हो प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड को ये मतलब क्लिक करके डिक्शनरी से निकालते हैं, जो कि एक मतलब कह सकते हो जीके का सवाल बन जाता है। इसका वर्ड जो होता है, जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उसको बड़ा हार्ड लैंग्वेज में बहुत कम लोगों को समझ में आता है शशि थरूर के बारे में। और ये सांसद भी हैं, इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं शशि थरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हिमालय से। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता ही आता है। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो वो है भैया आपका शिवालिक श्रृंखला। एक चीज़ हिमालय से बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है भैया हमारा माउंट एवरेस्ट है। और एक चीज़ इससे रिलेटेड पूछता है कि बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई सब कोई मारते हैं 8,848, लेकिन अब ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे ये जो 48 है इसके जगह में 50 कर दो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है सो धीरे धीरे और ऊंचाई पर उठते जा रहा है, क्योंकि वहीं पे टेक्टोनिक प्लेट है, और जब दोनों प्लेट टकराता है तो हिमालय पर्वत ऊपर उठता है, और ये जो है तो धीरे धीरे होता है। पहले इसका जो ऊंचाई था माउंट एवरेस्ट का वो 8,848 था, लेकिन धीरे धीरे जब पहाड़ वो उठ रही है, वो हिमालय पर्वत उठ रही है, तो उसका हाइट ऑब्वियसली बढ़ना है। तो 2 मीटर बढ़ गया है, मतलब कि इसका हो गया हाइट 8,885 मीटर, यानी कि 8,850 मीटर, मतलब कह सकते हो आप पूरी 9 किलोमीटर के आसपास इसका ऊंचाई हो गया किसका? माउंट एवरेस्ट का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है भैया कि बताइए जो आपका माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालय पर्वत जो है, इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि पड़ोस का तो क्वेश्चन भैया आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोले कि हिमालय पर्वत जो है इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? तो वहाँ पे इसे बोला जाता है सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रोंकाई। यहाँ पे देख रहे हैं मूत्र प्रणाली तो आ ही रहा है, यहाँ पे मूत्राशय से मूत्र प्रणाली आ रहा है, और मूत्र मार्ग से मूत्र प्रणाली का जिक्र हो रहा है। तो ब्रोंकाई जो होगा ये तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसे आराम से छोड़ सकते हैं। भारतीय संगीतकार AR रहमान ने एकेडमी पुरस्कार जीता है। ये करंट अफेयर का बिल्कुल इसे छोड़ दीजिए, इसको आप नहीं करोगे चलेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा क्वेश्चन लंबा, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे भैया कहलाते हैं जैविक संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे जैव और अजैव में आप एक चीज का अंतर कीजिएगा। अजैव का मतलब हो गया मृत्यु चीज, जो मरा हुआ चीज होता है ना, उससे हम लोग अजैव बोलते हैं, यानी कि अबायोटिक बोलते हैं। और जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, जिसमें आत्मा होता है, उससे हम लोग बोलते हैं जैव। तो यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य, मनुष्य भैया इंसान है, तो इंसान में तो जान होता ही है, वनस्पति में भी जान होता है, और यहाँ पे आपको जीव जंतु में भी जान होता है, मत्स्य में भी जान होता है, पशुधन में भी जान होता है। तो बोल रहा है इस प्रकार के संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं भैया हमारा जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट करके एग्जाम में। सौर मंडल यानी कि पूरे ये जो सोलर सिस्टम को आप देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, मंगल ग्रह को देखते हैं, बुध ग्रह को देखते हैं, बृहस्पति ग्रह को देखते हैं, शनि ग्रह को देखते हैं, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, ये जो पूरा सौर मंडल है इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था भैया आपका कोपरनिकस ने। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं कि गति के तीनों नियम, गति का फर्स्ट, गति का सेकंड, गति का थर्ड, ये तीनों नियम का जो खोज किया है ये किया है न्यूटन ने। वास्को डिगामा के बारे में आप सभी जानते हैं, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से चलकर ये बेचारा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था और भारत का खोज कर दिया था। इसके अनुसार से भारत का खोज हुआ था, लेकिन भारत का ना आदि है ना अंत है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि भारत का खोज वास्को डिगामा ने नहीं किया था। ये चीज बेचारा रास्ता देखा था कि इधर भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा के द्वारा 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर ये पहुंचे थे, और इसके ओवरव्यू से इन्होंने भारत का खोज किया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सौरमंडल की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस क्वेश्चन के जो बारे में आंसर आपका ऑफिशियली जो दिया है ना वो गलत दिया है, और वो रियल में गलत है भी। देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। मिश्रित धातु का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिलन होता है उसको मिश्रित धातु बोलते हैं। जैसे तांबा हो गया, जैसे कि आपका कह सकते हो कांसा हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो ये होगा भैया आपका चांदी, क्योंकि जो चांदी का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47, और कोई भी धातु का जो एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तत्व सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से बना है। अगर हम आयरन का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आयरन से बना है। लेकिन यहाँ पे जो आपको टांका दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको पीतल दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको कांसा दिख रहा है, ये सारे मिश्र धातु हैं। पीतल की अगर बात किया जाए तो कॉपर प्लस अगर जिंक को हम लोग मिला देते हैं, यानी कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर 30, ये दोनों धातु को अगर मिलाते हैं तो हमारा पीतल का निर्माण होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कॉपर को और एसएन को, यानी कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 29 और एसएन का एटॉमिक नंबर के 50, ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमारा कांसा का निर्माण होता है। और ये जो टांका आपको दिख रहा है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोल्डर, यानी कि जो आप देखते हैं ना कहीं पे सोल्डिंग करता है कोई, कहीं पे आपका सामग्री कुछ टूट गया लोहा वगैरह, तो उसको जोड़ने का जो काम करता है सोल्डर ना, वो जो मिश्रण होता है वो होता है भैया हमारा Pb प्लस एसएन का। पीबी को हम लोग बोलते हैं सीसा और एसएन को हम लोग बोलते हैं टीन। तो टीन प्लस सीसा जो है भैया ये दोनों मिलकर हमारा निर्माण करता है टांका का। और पीबी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 82 और एसएन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये हमारा होता है
50। तो इतने क्वेश्चन को आप जान पाएँ और आपका आंसर जो ऑफिशियली दिया ना वो टाँका दिया है, लेकिन ये गलत है और मतलब इसको आप सही मत मानिएगा। कोई क्वेश्चन वो गलत भी दे देता है जान के, तो इसका टाँका आंसर नहीं, वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चांदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये जो है भैया इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस बंदे का भी और एक क्वेश्चन का भी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके सबसे बड़ी उपलब्धि है, मतलब किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय। देखिए ये जो राजा राम मोहन राय है ना, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कई भाषाओं का ज्ञाता थे। इन्होंने कई सारे धर्मों के बारे में पढ़ा, मुसलमान के बारे में पढ़ा, हिंदू के बारे में पढ़ा, फारसी के बारे में पढ़ा, और सारे धर्मों को पढ़ने के बाद इन्होंने एक मानवता का गुण दिखाया। जो गलत है उसको गलत कहना भी सीखा और जो सही है उसको सही कहना भी सीखा। इन्होंने हमारे समाज को सुधारने में एक अहम रोल निभाया। सबसे पहले अगर राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, लेकिन इन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियां हैं, जैसे कि अगर किसी का पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो पहले के ज़माने में उसके पत्नी को भी उसी के साथ जला दिया जाता था। लेकिन इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है और हमारा इसका विरोध करना चाहिए। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का भी बड़ा विरोध किया था। किसका भैया? सती प्रथा का भी बड़ा विरोध किया था। एक चीज़ राजा राम मोहन राय के बारे में और जाना जाता है, क्या अगर मान लीजिए किसी सती प्रथा, ठीक है, हाँ, अगर किसी मतलब महिला का पति का मृत्यु हो जाए, जैसे पति का मृत्यु हो गया तो महिला को साथ में साथ उसको जला दिया जाता था पहले, लेकिन अगर किसी पत्नी का पति का है मृत्यु हो जाए तो क्या पत्नी के साथ पत्नी का अगर पति का मृत्यु हो जाए, नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप डॉट समझ पाइएगा इस तरह से, किसी अगर पत्नी का पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था, लेकिन अगर किसी पति का पत्नी मर जाए तो क्या करेगा, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। थोड़ा सा हेजिटेट मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे। इस सती प्रथा का इन्होंने किया था और विधवा पुनर्विवाह का, अगर किसी विधवा का पति मृत्यु हो जाए ना तो विधवा दूसरा पुरुष के साथ मतलब क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इसका इन्होंने प्रचलन किया था 1858 में। सीधा कहने का मतलब यही है, घुमा फिरा के मत समझना, ठीक है। तो 1858 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था भैया, विधवा पुनर्विवाह का स्टार्ट किया था। हाँ अब देखिए समझिए हम क्या आपको कहना चाह रहे थे। मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सती प्रथा का अंत किया कि अगर किसी पत्नी का पति का मृत्यु होता है तो वो अपने पति के साथ नहीं जलेगी, उसको ऐसा नहीं करने के दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा पत्नी मर जाए, हम मर जाए, हमारा पत्नी रहे और हमारे साथ उसको नहीं जलाया जाएगा तो क्या हमारी पत्नी पूरी जिंदगी भर अकेले रह पाएगी? ऐसा नहीं रह पाएगी। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने इस कर्तव्य को निभाया और इसको पूरे समाज में एक उग्र रूप दिया कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो पत्नी जो है वो दूसरा शादी करने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहेगी तो नहीं कर सकती है, लेकिन वो स्वतंत्र है कि दूसरा शादी कर सकती है, और इसी को बोला जाता है विधवा पुनर्विवाह। और इसको स्टार्ट किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने, और 1858 ईस्वी में, ठीक है। तो आप याद रखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनका क्या रोल था। 1893 ईस्वी में शिकागो शहर अमेरिका में बहुत भयानक भाषण के साथ। अरविंद घोष के बारे में भी जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जिसको संविधान का निर्माता कहा जाता है, संविधान का पितामह कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 पे दो क्वेश्चन आपको हम कंपाइल नहीं कर पाए तो ये आपको यहाँ पे नहीं मिल पाया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 के साथ इस सेशन को अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लास्ट तक इस सेशन को देखे होंगे तो ज़रूर कुछ सीखे होंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।